नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम लेक्चर 9 में हैं और आज हम पढ़ेंगे कि सार्थक अंक, जब हम ध्यान रखते हैं सार्थक अंकों का और कुछ संक्रियाएं करते हैं। आपने अब तक जो संक्रियाएं बीजगणित में पढ़ी हैं, अब तक मतलब आप 11th क्लास में आ गए, तब तक आप मैथमेटिक्स में जो संक्रियाएं पढ़ रहे हैं वो 4 संक्रियाएं हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, संकलन या व्यवकलन, गुणनफल या भागफल, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये जो संक्रियाएं हैं, इन संक्रियाओं को जब हम लगाते हैं कुछ अंकों पर और उन अंकों के सार्थक अंक जब महत्वपूर्ण होते हैं, तब हमें परिणाम जो हमें मिलता है गुणनफल, भागफल, संकलन या व्यवकलन से, उसमें हमें कितने सार्थक अंक रहने देने चाहिए, ये हमारा आज का टॉपिक है। और हम संख्याओं को पूर्णांकित करना भी सीखेंगे। तो आइए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं कि सार्थक अंकों की अंकीय संक्रियाओं में नियम क्या होते हैं। तो अगर पहले संक्रियाओं के बारे में हम बात करें, गुणन और भागफल। गुणन और भागफल के लिए नियम क्या रहेगा? गुणन और भागफल के लिए नियम है कि अगर आप गुणनफल कर रहे हैं तो जो प्राप्त परिणाम है उसमें उतने ही सार्थक अंक रहने दिए जाने चाहिए जितने कि गुणन या भागफल में सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या में हो। इसका बुक में एग्जाम्पल दिया गया है एक घनत्व के रूप में। घनत्व का मान है 4.237 ग्राम बटे 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, और हमसे कहा गया है कि बताइए इसका घनत्व क्या होगा और उसका मान आप कितने सार्थक अंकों तक रखना चाहेंगे। तो हम यहाँ कहते हैं, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उत्तर आएगा 1.68804, और भी आगे आएगा, मैं यहीं पर छोड़ रही हूँ। ये जब राशि हमें परिणाम के रूप में मिलती है तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमें जो मेजरमेंट से वैल्यू मिली है, आयतन की वैल्यू 2.51 मिली है। अगर आप इसमें सार्थक अंकों की संख्या देखना चाहेंगे तो कितनी होंगी? सभी शून्येतर हैं, 1 2 3, यहाँ 3 अंक हैं। इस राशि में देखना चाहें तो सभी शून्येतर हैं, 4.237, 1 2 3 4, कितने हैं? 4। अब ये नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि गुणन या भागफल में प्राप्त परिणाम में उतने ही सार्थक अंक रहने दिए जाने चाहिए जितने कि गुणनफल या भागफल में सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में हो। तो आपके पास गुणनफल या भागफल, कौन सी संक्रिया है? भागफल। भागफल में कितनी संख्याएं इन्वॉल्व है? 1 और 2, 2 संख्याएं। ऊपर वाली में कितने सार्थक अंक हैं? 4, और जिससे आप भाग दे रहे हैं उसमें कितने अंक हैं? 3। तो नियम कहता है कि जो परिणाम होगा उस परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने कि संक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाली उस संख्या में हो जिसमें कि न्यूनतम सार्थक अंक हो। तो सार्थक अंक हम फाइनल में कितना रखना चाहेंगे? जितना कि मूल संख्या में सबसे कम थे। अब 2 थी और सबसे कम वाले में कितने थे? 3। तो हमें भी इस उत्तर में कितने रखने चाहिए? 3 अंक रखने चाहिए। इन 3 अंकों को रखने के लिए हम पीछे से तो आएंगे नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनिश्चितता किधर है? उधर राइट साइड में है। सबसे ज़्यादा जो जितना भी अनिश्चितता का अंक रहता है वो किधर रहता है? राइट साइड में रहता है। तो हम इधर से नहीं उत्तर रखेंगे। 3 कहाँ से गिनेंगे? 1 2 3। हमें इस स्थान तक अपना अंक चाहिए। तो इसको पूर्णांकित करने पर किसको पूर्णांकित करेंगे? इस अंक को पूर्णांकित करेंगे, क्योंकि हमें ये इसके आधार पर डिसाइड करना है कि ये लास्ट अंक कितना होगा। तो जब हम देखते हैं कि ये 8 है, 5 से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं? अंतिम जो अंक है उसको 1 से बढ़ा देते हैं। इसी को पूर्णांकन करना कहते हैं, और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। 1.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये उस घनत्व का वैल्यू है जो हमें यहाँ पर रखना चाहिए, जबकि हमें मिले कितने अंक थे? 1 2 3 4 5 6 अंक मिले थे हमें, और उन 6 में से हमें कितने रखने थे? सिर्फ 3 अंकों तक ही उत्तर को रखना था कि 3 ही सार्थक अंक हो, क्योंकि हमारे पास जो भागफल में प्रयुक्त संख्याएं थी उनमें जो मिनिमम सार्थक अंकों वाली, न्यूनतम सार्थक अंकों वाली संख्या थी 2.51, जिसके लिए 3 सार्थक अंक थे। उत्तर में भी हमने 3 ही रखने थे। तो हमने क्या किया? हमने 1 2 3 गिना, चौथे को देखा, चौथे को पूर्णांकित करने की आवश्यकता लगी, पूर्णांकन का नियम लगाया कि 5 से ज़्यादा तो आप इस अंक को बढ़ा देंगे, 5 से कम रहेंगे ये अंक,
अगर ये अंक 3 या 4 होता, 5 से कम होता, तो हम इसको 8 ही रहने देते, लेकिन चूंकि ये 5 से ज़्यादा है, हमने इसको एक बढ़ा के पूर्णांकित कर दिया, 1.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब रख दिया। पूर्णांकन पे मत जाइए, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम अभी थोड़ी देर में उसको क्लियर कर लेंगे। तो ये था गुणन और भागफल का नियम। जब भी आप करेंगे तो मिनिमम उतने ही सार्थक अंक रहने देंगे फाइनल उत्तर में जितने कि यहाँ पर प्रयुक्त संख्या में मिनिमम थे। अब हम देखते हैं संकलन और व्यवकलन के लिए हम क्या रूल लगाते हैं। तो संकलन और व्यवकलन के लिए हम रूल लगाते हैं कि जब भी आप संकलन और व्यवकलन करेंगे तो 2, 3, 4, 5 कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आप पूरी सार्थक अंक को नहीं देखेंगे, आप सिर्फ किसको देखेंगे, दशमलव के बाद प्रयुक्त संख्याओं को। मान लीजिए हमें लंबाइयों को, कुछ लंबाइयाँ दी गई हैं, ठीक है, कुछ लंबाइयों का योग करें। कौन कौन सी है देखें ध्यान से, 4.307, 2.31, 18.01, ये 3 है। इन तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है और कुल लंबाई बतानी है। चलिए कुल लंबाई निकालते हैं। 7, 0, 1, 1, 2 हो गया, 3, 3, 6 पॉइंट लगाया, 4, 2, 6 और 8, 14, 4, 1 कैरी गया, 24.627। उत्तर कितना आ गया, 24.627, जबकि हमारे पास L1 लंबाई कितनी थी, 4.307। कितने सार्थक अंक हैं, काउंट करें, 1, 2, 3, 4। नियम क्या लगाया, सभी शून्येतर अंक और शून्येतरों के बीच का शून्य सब सार्थक, तो ये 4 सार्थक अंक हो गए। L2 में कितने हैं, 1, 2, 3, ये हो गए 3 सार्थक अंक। और L3 में कितने अंक थे, 1, 2, 3, 4 अंक। तो देखिए हमें किस पे जाना है, दशमलव के बाद स्थित सार्थक अंकों की संख्या। तो यहाँ पर अगर आप दशमलव के बाद सार्थक अंकों के देखेंगे, दशमलव के बाद सार्थक अंक कितने हैं, देखिए आप 1, 2, 3, यहाँ पर है 3 पहले में, यहाँ पर 1, 2, 2 है, यहाँ पर 1, 2 कितने हैं, 2 है। तो न्यूनतम जो सार्थक अंक है किसी भी संख्या में दशमलव के बाद वो कितने हैं, 2, ठीक है। 2 सार्थक अंक आपको न्यूनतम मिल रहे हैं, बाकी क्या है, 2 से बड़े ही हैं। अगर मान लीजिए सिर्फ 2.3 होता तो यहाँ पर न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाती, 1, सही है। तो हम 1 अंक छोड़ते किसके बाद, दशमलव के बाद। लेकिन फिलहाल हमारे पास क्या है, हमारे पास न्यूनतम अंक कितने हैं, 2 है, किसके बाद, दशमलव के बाद। तो हमने देखा कि 24 पे हमें कोई रूल नहीं लगाना है, जो दशमलव के इधर पूर्ण संख्या है उस पर हमें रूल नहीं लगाना है। हमें किस पे रूल लगाना है, दशमलव के बाद स्थित संख्या पर कितने रहने देने चाहिए, इन 1 और 2 को रहने देना चाहिए। ये अनिश्चितता का अंक है, इसको हमें हटाना है। हटाने का तरीका क्या है, पूर्णांकन करना। पूर्णांकन करेंगे तो 7, चूंकि 5 से बड़ा है इसीलिए इससे पूर्ववर्ती अंक को हम 1 से बढ़ा देंगे। ये पूर्णांकन का नियम है, मैं बार बार कह रही हूँ, इसके जस्ट बाद हम पूर्णांकन पढ़ने वाले हैं। तो जब हम इसको पूर्णांकित करेंगे तो 24 पे कोई इशू नहीं है, 6 पर कोई इशू नहीं है। 7 को देखते हुए 2 को बदलना पड़ेगा क्योंकि 7 5 से बड़ा है, 2 को 1 अंक से बढ़ाना पड़ेगा, हो जाएगा 24.63। अगर आप इन इकाइयों को मीटर में ले रहे हैं तो इस पर भी आप मीटर इकाई लगा सकते हैं। भौतिकी में फाइनल उत्तर में हमेशा हमें इकाइयाँ लगानी चाहिए। तो यहाँ पर 24.63 हमें फाइनल उत्तर मिला और इसके लिए हमने नियम का उपयोग किया कि कुल परिणाम जो आपका मिल रहा है उसमें दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने कि यहाँ पर प्रयुक्त संख्याओं में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक मिले। किसी भी एक में जो न्यूनतम सार्थक अंक है दशमलव के बाद उतने ही यहाँ हमें फाइनल उत्तर में छोड़ने होंगे। तो ये थे सार्थक अंकों से संबंधित संक्रियाओं के नियम। आइए अब हम पूर्णांकन के नियम पढ़ते हैं। तो आइए आज का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कि पूर्णांकन की आवश्यकता क्या है और किस प्रकार से पूर्णांकन करना चाहिए। देखिए हमें कोई उत्तर मिला, मान लीजिए 1.246। इस उत्तर में मान लीजिए हमें सिर्फ 3 ही सार्थक अंक रखने थे, तो हमें 1, 2, 3 यहाँ तक के अंक रखने हैं। ये जो लास्ट वाला अंक है इसको हम क्या बोलेंगे, ये सबसे ज़्यादा अनिश्चितताओं से भरा हुआ है।
आपको पता है श्योरिटी 3 तक है, और अनिश्चितता जो सबसे बड़ा अनिश्चितता का अंक है, जिसमें सबसे ज़्यादा अनिश्चितता है, वो राइट मोस्ट हो रहा है। ठीक है, अब अगर ये हमें 6 नहीं चाहिए, ठीक है, हमें अंक में 6 वाला अंक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कितने चाहिए, शुरुआत के 3 जो 4 पे ख़त्म हो रहे हैं। हमें 3 सार्थक अंकों की आवश्यकता है जो 4 पे ख़त्म हो रहे हैं। तो इस अंक का क्या करें? पहली बात तो इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया उपेक्षणीय अंक। ठीक है, उपेक्षणीय अंक। जैसे कि मान लीजिए आपके स्कूल में 15 अगस्त का फंक्शन हो, तो बहुत सारे बच्चे डांस के लिए आ जाए और मैडम को रखने हो सिर्फ 5, तो बाकियों को क्या करेंगी, बाकियों को छांट देंगी। लेकिन जब 6 बच जाएंगे और 6 में से 5 लेने होंगे, तो वो सबसे कम पोटेंशियल वाले, जो सबसे थोड़ा बच्चा ऐसा है जो कि बाकियों की तुलना में, हालांकि बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं सभी, लेकिन एक ऐसा है जिसका थोड़ा सा भी अगर कुछ चेंज लग रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, टीचर्स उसको बोल सकते हैं भाई आप नेक्स्ट टाइम या किसी और प्रोग्राम में हम आपको रखेंगे, इसमें तो हमें 5 ही बच्चे चाहिए। वैसा ही हमारे साथ है, हमें क्या करना है, उत्तर में तो हमें बहुत सारे अंक मिल गए गणना के कारण, लेकिन हमें उतने ही सार्थक अंक रखने हैं जितने कि हमारे पास उन संख्याओं में न्यूनतम थे जो हमने इस्तेमाल की। तो मान लीजिए हमारे पास 3 अंक हैं और हमें 3 अंकों तक ही उत्तर रखना है। चौथा जो अंक है वह क्या कहलाएगा, उपेक्षणीय अंक। उपेक्षणीय अंक हालांकि है तो उपेक्षण करने के लिए उसका हटा सकते हैं आप, लेकिन क्योंकि ये अंक यहाँ पर था तो इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो रहेगा। ऐसा तो नहीं कि हम बोले गायब कर दे इसको कि भाई ये पता नहीं कौन था, जाने दो इसको, नहीं, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव इस संख्या पर पड़ेगा। वो प्रभाव कैसे पड़ेगा, किन स्थितियों में पड़ेगा, यही पूर्णांकन करना है। हमें इस अंक को पूर्णांकित करना है 3 सार्थक अंकों तक। तो हम किस पर ध्यान देंगे, चौथे पर। अगर मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार की राशि हो, ये हमारे पास 5 सार्थक अंकों वाली राशि है, 1 2 3 4 5, हमें इसको यदि 4 स्थान तक पूर्णांकित करना हो तो उपेक्षणीय अंक कौन सा होगा, 5वां अंक। अगर हमारे पास इसे हमें सिर्फ मान लीजिए कि 2 ही अंकों तक पूर्णांकित करना था, तो ये 2 अंकों तक पूर्णांकित करना है, उपेक्षणीय अंक कौन हो गया, तीसरा अंक। ठीक है, तो जितने भी आपको उत्तर में सार्थक अंक चाहिए उतने अंक देख करके अगला जो अंक होता है वह उपेक्षणीय अंक होता है, और उपेक्षणीय अंक के आधार पर हम पूर्णांकित किसे करते हैं, इससे एक पहले वाले अंक को। तो इससे एक पहले वाले अंक को अपनी भाषा में यहाँ पर क्या कहेंगे, पूर्ववर्ती। किसके पूर्ववर्ती, उपेक्षणीय अंक के पूर्ववर्ती अंक। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्णांकन करते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे कि उपेक्षणीय अंक कौन सा है, तो वो कौन होगा, जितने सार्थक अंक चाहिए उसका अगला वाला अंक उपेक्षणीय अंक कहलाएगा। और उपेक्षणीय अंक का जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, पूर्ववर्ती अंक पे। और इसी प्रभाव को हम कहते हैं पूर्णांकन करना। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि गणना में हमें जो बहुत सारे अंक मिल गए थे उन्हें हमें सिर्फ उन निश्चित मानों तक ही, उन निश्चित सार्थक अंकों तक ही सीमित रखना है जितने कि हमें एक्सपेरिमेंट में राशि को नापते वक्त हमें वो प्राप्त हुए थे। तो सबसे पहला यहाँ पर हम देखते हैं, यदि जो उपेक्षणीय अंक है उस उपेक्षणीय अंक का मान कितना हो, 5 से ज़्यादा हो या कम हो। यदि उपेक्षणीय अंक A 5 से अधिक हो और B 5 से कम हो। ठीक है, अभी हम शुरुआत में इन 2 कंडीशंस पे फोकस कर रहे हैं कि अगर उपेक्षणीय अंक का मान 5 से अधिक हो, जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है 1.246, जो उपेक्षणीय अंक है वो 5 से अधिक है। 5 से अधिक कौन कौन से अंक हैं, 6 7 8 9। ठीक है, अगर 5 से कम है तो कौन कौन से अंक हो सकते हैं, 0 1 2 3 4, ये अंक हो सकते हैं। तो हमने पहला कंडीशन क्या लिया है, 5 से अधिक हो, दूसरा क्या लिया है, 5 से कम हो, और तीसरा क्या लेंगे थोड़ी देर में कि 5 ही हो खुद। भाई ये भी तो संभावना हो सकती है कि उपेक्षणीय अंक स्वयं क्या हो, 5 हो, तब क्या करेंगे। तो दैट इज़ द डिफरेंट पॉइंट। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर जो उपेक्षणीय अंक है वो 5 से अधिक होगा तो क्या होगा। तो 5 से अधिक होने पर पूर्ववर्ती अंक को क्या किया जाएगा, पूर्ववर्ती अंक बिना देखे कि क्या है को 1 से बढ़ा देंगे। ठीक है,
उसको एक मान से हम बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एग्जाम्पल दें तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 1.246, उपेक्षणीय अंक 5 से अधिक है, तो क्या करेंगे, पूर्ववर्ती अंक को 1 से बढ़ा देंगे। कितना कर देंगे, 1.25। सही है। अगर इसी प्रकार आप लें 3.987, तो ये 7 है। अगर हमें 3 सार्थक अंकों तक उत्तर चाहिए तो उपेक्षणीय अंक हो गया 7 को देखा 5 से बड़ा है, तो पूर्ववर्ती अंक जो कि इस समय कौन है 8, इसको आप 1 से बढ़ा देंगे। ठीक है। इस प्रकार से पूर्णांकन किया जाएगा जब हमारे पास उपेक्षणीय अंक 5 से बड़ा हो। अब अगर देखिए 5 से कम हो तो पूर्ववर्ती जो अंक है, ऐसा नहीं उसको कम कर देंगे, पूर्ववर्ती अंक को वैसे ही रहने दिया जाएगा, जो है वही रहेगा, उसे बदला नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस अंक में 1.246 की जगह 1.243 होता या 242 होता तो क्या करते हैं आप बोलते हैं हमें 3 सार्थक अंक चाहिए, ये उपेक्षणीय है। उपेक्षणीय को हमेशा या तो आप ऐसा डैश लगा दें या गोला बना दें या ऊपर डैश लगा दें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ पूर्णांकन करने में देखनी चाहिए कि उपेक्षणीय अंक कौन सा है, बस उसको देखकर उस पर क्या कंडीशन लगानी है कि क्या वो 5 से ज़्यादा है तो पूर्ववर्ती अंक को बढ़ाना है, अगर वो 5 से कम है तो पूर्ववर्ती अंक को एज इट इज छोड़ देना है। इसका पूर्णांकन मान कितना होगा 1.24। अगर यहाँ पे देखिए 987 की जगह 981 होता तो आप इसका पूर्णांकित मान कितना लिखते, 3.98 एज इट इज छोड़ देते उस पूर्ववर्ती अंक को, जो उपेक्षणीय अंक, ऐसे उपेक्षणीय अंक जो कि 5 से कम है कि पहले आ रहा है। सही है। अब क्या करें, अब एक और नियम देख लेते हैं जिसमें हम कहेंगे कि भाई 5 स्वयं ही हो लास्ट अंक तो क्या करेंगे। सही है। उपेक्षणीय अंक यदि स्वयं 5 ही हो तो क्या करना चाहिए। देखिए अगर उपेक्षणीय अंक 5 हो तो क्या कंडीशन बनेगी, यहां पर भी 2 कंडीशन बनेगी। ए, पूर्ववर्ती अंक सम हो। यदि उपेक्षणीय अंक 5 खुद है तो पूर्ववर्ती अंक यदि सम होगा या पूर्ववर्ती अंक विषम होगा, इस आधार पर हम पूर्णांकन करेंगे। अंक सम, पूर्ववर्ती अंक सम या विषम है, ये कब देखा जाएगा, जब उपेक्षणीय अंक स्वयं 5 हो। अगर वह 5 से ज़्यादा है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, हम पूर्ववर्ती अंक को 1 से बढ़ा देंगे। यदि 5 से कम है तो हम पूर्ववर्ती अंक को वैसा का वैसा छोड़ देंगे जो वो था। लेकिन अगर उपेक्षणीय अंक 5 हो तो पूर्ववर्ती अंक सम होगा, तब हम क्या करेंगे, हम अंक को वैसे ही रहने देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे उसको। सही है। और अगर पूर्ववर्ती अंक विषम हो तो अंक को 1 से बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हमारा नियम रहेगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, मान लीजिए हमारे पास अंक हो 0.965 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 0.135। अगर इस अंक को हमें, इसमें 3 सार्थक अंक चाहिए तो 3 काउंट करेंगे, 1 2 3। उपेक्षणीय अंक कौन है 5। इस 5 को हमने देखा और कहा कि भाई ये तो 5 आ गया, अब क्या करें, तो अंक सम है तो कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज लिख देना है। 2.96 इसका मान रहेगा। लेकिन जैसे हम यहाँ हमने कहा भी 2 अंकों तक हमें सार्थक अंक चाहिए तो काउंट किया 1 2, ये सार्थक अंक फिर से कौन आ गया 5 आ गया। इससे पहले देखा अंक अगर विषम है तो उसको 1 से बढ़ा दिया, उत्तर कितना हो गया 0.14। ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको कोई मान दिया जाए 6.032581, ठीक है, और कहा जाए कि हमें ये 4 अंकों तक पूर्णांकित चाहिए, 4 सार्थक अंक होने चाहिए, तो क्या करेंगे 1 2 3 4, 4 गिने, उपेक्षणीय अंक कौन 5। अब 8 और 1 पे ध्यान नहीं देंगे, हम किस पे ध्यान देंगे, इस अंक पे। इस अंक को देखा, ये तो 5 है, सम है, तो पूर्णांकित करके कितना लिखा 6.032। ठीक है। तो हमेशा आपको जितने
सार्थक अंक चाहिए उतने काउंट करके जो अगला बचा हुआ अंक है उसको हम उपेक्षणीय अंक मानेंगे, उसी पर नियम लगाएंगे। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आइए अब हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण 2.13 हम उदाहरण 2.13 सबसे पहले ले रहे हैं। किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 7.203 मीटर है। मैंने हमेशा कहा है न्यूमेरिकल जब भी करेंगे सबसे पहले न्यूमेरिकल को रीड करें और जहाँ पर भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जहाँ पर भी सूचना मिल रही है किसी चीज़ की, उसको फटाफट अंडरलाइन कर लें। तो किसी घन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि हम घन के बारे में बात करें। घन बोलते हैं हमारे दिमाग के अंदर एक गुट्टक बन जाता है, एक बॉक्स बन जाता है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। प्रत्येक भुजा की लंबाई 7.203 मीटर है। भुजा की लंबाई कितनी है? 7.203 अंडरलाइन कर लिया हमने। इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन करते जाइए। उचित सार्थक अंक तक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल 10th में आपने मैथमेटिक्स में, गणित में बहुत सारे क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात किए थे, वहाँ का इन्फॉर्मेशन लगेगा यहाँ पे, तथा आयतन का मान ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, आयतन निकालना है, लेकिन सार्थक अंक सही होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें सार्थक अंकों की संक्रियाओं वाले नियमों का उपयोग करना रहेगा। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि एक घन की 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फेसेस होते हैं और 6 फेसेस की प्रत्येक जो पृष्ठ है वो एक, देख लीजिए ऐसा होता है। घन इस प्रकार से हम बना सकते हैं। जो घन होता है उसके 1 2 3 4 और आगे वाला 5 और पीछे वाला ये 6 पृष्ठ होते हैं। 6 के 6 पृष्ठ वर्ग होते हैं और वर्ग का जो सूत्र दिया जाता है क्षेत्रफल का वो कितना होता है? a²। तो अगर मैं कहूँ कि भुजा a² है, ठीक है ना, भुजा कितनी है हमें सबसे पहले लिख लेना चाहिए, दिया गया है। यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सोल्यूशन दिया गया है, a का मान कितना है? 7.203। पूछा क्या गया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है जिसका सूत्र कितना होता है? 6a²। तब 6 गुणा a का मान कितना है? 7.203 का स्क्वायर। इस मान को सॉल्व करने पर वैल्यू हमें मिलती है 311.299। ठीक है, इसके आगे भी मिलती है लेकिन हम लिख कितना रहे हैं? 311.299। अब नियम किसका लगेगा? देखिए, चूंकि मान गुणनफल करके मिल रहे हैं इसलिए गुणनफल का नियम था सार्थक अंक उतने ही रहने देने चाहिए जितने की जो प्रयुक्त गुणनफल में संख्याएं थी उनमें न्यूनतम वाली थी। अब आप कहें कि यहाँ तो 6 भी है, तो समझिएगा सूत्र में जो यही वाली अंक होते हैं ना, ये वाले जो अंक होते हैं, इनके साथ में हम इनका जो अनंत सार्थक अंक माने जा सकते हैं इनके संग में। इसीलिए ऐसा नहीं बोलेंगे कि इनमें तो एक ही, इसको एक ही रहने दे। नहीं, सार्थक अंकों की संक्रिया किस पर देखनी है? जो हमें यहाँ पर मान मिल रहे हैं, जो हमें प्रेक्षित राशियों में मान मिल रहे हैं। तो 7.203 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों जो वैल्यूज हो गई वो क्या है? 4 सार्थक अंक वाली वैल्यूज है। चाहे आप बोलें कि भाई a² है तो दोनों लंबाइयाँ बराबर हैं, दोनों के मान बराबर हैं, दोनों में सार्थक अंक बराबर हैं। तो यहाँ पर हमें कितने रखने हैं? 4 सार्थक अंक रखने चाहिए। 1 2 3 4। पहले तो इसको देखकर खुद ही को समझ आना चाहिए सार्थक अंक कितने हैं। तो 1 2 3 शून्यतर है, शून्यतर के बीच का शून्य भी सार्थक, 4 हो गए। अब काउंट करें 1 2 3 4। तो उपेक्षणीय अंक कौन है? 9 है। ठीक है, अब 9 कैसा है? 5 से बड़ा है। तो क्या करें? तो आप जो पूर्ववर्ती अंक है उसको 1 से बढ़ा देंगे और लिख देंगे 3, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दिया गया था, क्षेत्रफल है तो इकाई हो जाएगी मीटर²। इसी प्रकार से अगर हम आयतन की बात करें, पूछा क्या गया है? आयतन भी पूछा गया है। तो आयतन कितना हो जाएगा? a³ अर्थात 7.203 का क्यूब। तो हमारे पास जो फाइनल उत्तर आएगा उसमें भी कितने होने चाहिए? न्यूनतम कितने हैं? मान एक दूसरे के बराबर हैं, तीनों मान सेम हैं, तो मिनिमम सार्थक अंक कितने होंगे? सबके एक जैसे होंगे। 4 अंक रखने हैं आपको फिर से अपने मान में। यहाँ पर जो उत्तर हमें मिलता है 373.714 मीटर क्यूब में ले रहे हैं हम इस मान को। ठीक है, चूंकि हमें इस मान को 4 अंकों तक रखना है, काउंट करें 1 2 3 4। अनिश्चितता वाले अंक सब राइट साइड में ही होते हैं। तो उपेक्षणीय अंक कौन है? 1। ध्यान दीजिए 5 से कम है, इसलिए फाइनल उत्तर को हम लिख सकते हैं पूर्णांकित करके 373.7। हम एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि ये 5 से कम है। ये आपका मान आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम अंकीय संक्रियाओं के लिए पूर्णांकन भी करेंगे और सार्थक अंक कितने रहने चाहिए इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है,
बेसिकली पूर्णांकन करके ही हम उतने सार्थक अंक रख सकते हैं जितना कि हमें चाहिए। अगला एग्जाम्पल है 2.14, फिर से रीडिंग कीजिए ज़रा। किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम द्रव्यमान है, आयतन कितना है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, उचित सार्थक अंकों तक घनत्व ज्ञात करें। तो घनत्व के लिए सोल्यूशन हम कर रहे हैं, हमें दिया गया है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है कि हमें दिया किया गया है, तो दिया गया है हमें पदार्थ का द्रव्यमान जो कि कितना है 5.74 ग्राम, आयतन भी दिया गया है, आयतन कितना है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे कहा गया है भाई घनत्व बताइए, तो पूछा क्या गया है हमसे पूछा गया है घनत्व। विशेषता क्या है, घनत्व तो हम निकाल ही देंगे, पर उचित सार्थक अंक विशेषता है उत्तर की। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मान 5.74 ग्राम, आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। 2 अंक है यहाँ पर, भागफल की संक्रिया हो रही है। 2 अंकों में ऊपर वाले में सार्थक अंकों की संख्या है 3, नीचे वाले में है 2। तो न्यूनतम किस में है सार्थक अंक, नीचे वाली में। तो उत्तर में हम कितने रखेंगे 2 सार्थक अंक रखेंगे। उत्तर कितना आया, इसको सॉल्व करने पर उत्तर आता है 4.78 और फिर 3 की रेपिटेशंस हो जाती हैं। ठीक है, हमें कितने रखने हैं, हमें तो 2 सार्थक अंक रखने हैं। तो काउंट कीजिए, लेफ्ट साइड से चले 1 2। तो उपेक्षणीय अंक कौन है, 8 है। 8 कैसा है, 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा होने पर पूर्ववर्ती अंक को 1 से बढ़ाना होता है। 4.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने देखा सार्थक अंकों के लिए संक्रियाओं में क्या नियम होंगे और पूर्णांकन करने के लिए हम कैसे अपने मान को पूर्णांकित करेंगे, क्या नियम होंगे। तो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।